हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन करने वाले हैं मॉडल पेपर जो कि मैथ का रहेगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर फर्स्ट है जिसको अपन सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के मॉडल पेपर अपन डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, यह है 81 से 100 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, 81 से 100 के बीच में अपन को सभी अभाज्य संख्या निकालनी है। तो आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी। देखिए, 83 आएगी, 89 आएगी और 97 आएगी। जब इन सभी का आप योग कर देंगे तो ये 269 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय मुद्रा के अंतर्गत कितने रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये जो नोट होता है वो होता है 1 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से उचित भिन्न है। देखिए, उचित भिन्न वो होती है जिसका जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से। ठीक है, वही उचित भिन्न होती है। तो देखिए, ये सिर्फ पहले ऑप्शन में है, यानी 2 छोटा है 3 से, तो यही उचित भिन्न हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए, 27 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए, 27 लिख लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और फिर 3 का भाग देंगे, यानी ये अपना आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 27 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, 0.75, 0.32 और 0.60 का लसा ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अपन इन सभी संख्याओं को लिख लें और जितने के बाद पॉइंट है उतने नीचे 0 लिख लें। ठीक है, ऐसे ही 32 के नीचे 2 0, ऐसे ही 60 के नीचे 2 0। अब वो हमसे पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है। इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या हैं उनका तो निकालना है हमको एलसीएम, और जो नीचे वाला जो हर है उनका अपन को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऊपर वालों का वो चीज़ निकाली जाती है जो अपन को ज्ञात करनी है, और नीचे वालों की वो चीज़ निकाली जाती है जो अपन को ज्ञात नहीं करनी। यानी अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे अपन देखेंगे कि 75, 32 और 6, इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2400, और नीचे तो 100 सब में आ रहा है, तो 100 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको लिख देंगे तो लसा क्या हो जाएगा, यानी 2400, नीचे 100 लिख दिया जो कि एचसीएफ आया है, इससे ये कट गया तो ये आ गया 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का मसप 8 है, उनके लसप 320 है, तो वे संख्या क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर आप ऑप्शन से करें तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि वैसे आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऑप्शन देखते रहिए इसमें। देखिए, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको पता हो तो मसप वो संख्या होती है जिसका जो संख्या दी हुई होती है ना, उसमें प्रत्येक में भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अपन को 6 दी गई है और अपन को 16 दी गई है, तो इनका जो मसा आप आएगा वो ऐसा आएगा कि उस मसा का भाग इसमें भी जाएगा और उसमें भी इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मसप यानी जो 8 आया है अपना, उसका भाग जो दी गई संख्या है उनमें जाना चाहिए। तो देखिए, 36 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 38 में नहीं जाएगा, इस 38 में भी नहीं जाएगा, तो 40 में चला जाएगा। ठीक है, और 64 में भी चला जाएगा। तो यहीं से अपन को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर अपना
3 आंसर होगा। यानी म स प वह छोटी से छोटी संख्या होती है। देखिए म स प वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग प्रत्येक संख्या में चला जाता है, ठीक है, जिनका वो म स प होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। विधि से काफ़ी लंबा पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर आपको पता हो तो M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2। ये MDH फॉर्मूला होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का। तो देखिए 40 आदमी हैं, ठीक है, 5 घंटे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और 10 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपन देखते हैं 50 आदमी हैं, 4 घंटे कार्य कर रहे हैं और दिन अपन को निकालने हैं। तो इनसे आप इन सभी को काट दीजिए। यहाँ पे जो अपना डी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष कार्य पर और लगा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। वही MDH का फॉर्मूला है। देखिए 8 पुरुष थे, 12 दिन कार्य किया, ठीक है, दूसरी तरफ 6 दिन कार्य किया, कितने पुरुषों ने, 8 पुरुषों ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 पुरुष, देखिए 8 पुरुष थे पहले, ठीक है, 12 दिन कार्य किया। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि 6 दिन कार्य किया, कितने पुरुषों ने, 8 ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब 12 यानी 4 और आ गए, तो पहले 8 थे, 4 और मिलके 12 हो गए, ठीक है। इन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, ठीक है, ये अपना एक इक्वेशन बन गया MDH से। देखिए 8 पुरुष थे, 12 दिन कार्य किया, 6 पुरुषों ने, 6 दिन कार्य किया 8 पुरुषों ने। उसके बाद कितने पुरुष आए, देखिए 4 आए, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। उन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ये हो गया डी। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको काट भी सकते हैं अपन किसी तरीके से। यहाँ पे अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, डी बराबर अपना आ जाएगा 4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, MDH लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का LCM निकालना है अपन को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने में अपन देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि अगर भाग दे के काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक भी इसकी होती है। तो अपन देखेंगे इस तरीके से, यानी भिन्न है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, LCM, और नीचे वाली संख्याओं का HCF। तो देखिए 1, 2, 5 और 4 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 20, 3, 9, 6, 27 का HCF आ जाएगा अपना 3। तो जो LCM इसका निकलेगा वो निकलेगा 20/3, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है LCM और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है HCF, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि 10 छात्रों का औसत 20 है, 5 नए छात्र के आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो देखिए उनको दिया है कि देखिए 10 छात्र हैं, औसत आयु 20 है, तो टोटल कितना हुआ, तो ये हो गया 200। अब 5 नए छात्र आ गए, तो पहले कितने छात्र थे, 10, तो अब कितने हो गए, 15। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1, यानी पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई, 21। अब टोटल कितना हो गया, अब हो गया 315। अगर 315 में से अपन 200 घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 15, जो कि जो 5 नए छात्र हैं ना उनकी आयु का योग है। तो अगर उनकी आयु का योग है तो औसत कितना होगा, औसत होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, यानी टोटल आयु बट्टे उनकी संख्या। तो विद्यार्थी कितने हैं, 5, इसका इसमें भाग दें तो ये आ जाएगा 23 साल, यानी जो औसत, देखिए जो 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु है वो है 23 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है,
प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है, अंतिम 5 का 56 है, तो छठवां परीक्षण क्या होगा? देखिए 11 परीक्षणों का 60 है तो कितना हो गया? 660। 5 का 58 है, 5 का 58 है तो ये कितना हो गया? 290। और शेष 5 का कितना है? 56 है तो ये कितना हो गया? 280। अब देख लीजिए यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 290 और 280, 200। अब देखिए 2 से 90 और 280 दोनों को जोड़ के हो गया 570। ठीक है, इसको घटा देंगे अपन 660 में से, तो ये बच जाएगा ये बच जाएगा आपका 90। ठीक है, तो आपको वही पूछ रहा है संख्या कौन सी है, तो वो संख्या कौन सी है? छठवां परीक्षण कौन सा है? वो है 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक के स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कितना है अपना? 1000 ग्राम, यानी आप मान लीजिए कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपया। ठीक है, ये मान के चलिए। तो देखिए 1 ग्राम के स्थान पर इतने ग्राम तौलता है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह तौलता है 800 ग्राम। अंतर कितना हो गया? 200। अब देखिए ये जो बेच रहा है वो, उसके लिए क्रय मूल्य कौन सा होगा? ये 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पर यानी ये जो एक ग्राहक खरीदने वाला है उसके लिए तो यही क्रय मूल्य हुआ ना, तो इसलिए ये हो गया उसके लिए एक क्रय मूल्य की तरह कार्य करेगा। तो देखिए 200 रुपये यानी दोनों का अंतर कितने पर? 1000 पर गुणा 100। प्रतिशत के लिए इससे 2 जीरो से 2 जीरो कर लेंगे, इस जीरो से ये कट गया तो ये आएगा 20%, यानी उसको लाभ होगा वो होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा लंबा खींचेगा क्वेश्चन। अब देखिए मान के चलिए पहला ऑप्शन उठाइए, मान लिए कि उसने कितने सेब खरीदे? 20 सेब खरीदे। ठीक है, अब उसको 20% लाभ हुआ है, तो लाभ जो हुआ है वो क्रय मूल्य पे ही तो होगा। अगर 20 पे अगर 20% का लाभ हो जाएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ से चलते हैं। देखिए फर्स्ट से चलेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करना पड़ेगा, तो आंसर फोर्थ है, तो फोर्थ से चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि उसने कितने सेब खरीदे? 25। ठीक है, 25 सेब खरीदे। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसके पास कितने सेब थे? 20 थे। दोनों का अंतर कितना हो गया? 5। कितने पे? तो ये हो जाएगा 25 पे। 25 पे अगर 5 है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, और जब 100 का गुणा करें तो ये 20% आ जाएगा। इसका मतलब अपने जो ऑप्शन उठाया है वो सही है, क्योंकि उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20%। ठीक है, देखिए कितने सेब खरीदे? मान लीजिए अपन ने कि वो 25 खरीदे। ठीक है, 25 खरीदता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? देखिए कोई राशि है, तिगुनी करनी है तो 1 का कितना हो गया? 3। अंतर कितना हो गया? 2। अब ये 2 क्या है? ये जो अंतर है वो है ब्याज। ठीक है, अगर ये ब्याज है तो अब लगा देंगे PTR/100। तो ब्याज बराबर क्या होता है? P यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो मान लीजिए मूलधन कितना है? 1, दर कितनी है? 10, टाइम अपन को निकालना है /100। इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये T बराबर आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है, विकर्ण का माप इतना है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए लंबाई तो ये दे रखी है उसने और डायगोनल उसने ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे? क्षेत्रफल के लिए अपन करेंगे L × V। ठीक है, L × V करेंगे।
अपन को पता है कि ये कोई आयत है जिसमें अगर ये वाला विकर्ण है जो कि उसने 100 दे रखा है, ठीक है, लंबाई ये 80 दे रखी है, इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज होगा, तो इस समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस ये जो लंबाई है मान लीजिए b है तो b का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे अपना b बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। अब b बराबर आ गया 60, l बराबर दे रखा है 80 और b बराबर आ गया 60, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 80 गुणा 60, यानी ये हो गया 4800। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा। अब देखिए एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। देखिए मान लीजिए, देखिए पहले का विकर्ण मान लीजिए d1 है, दूसरे का है d2, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले का दुगुना है दूसरे से, अगर इसका 2 होगा तभी तो इसका 1 होगा। और आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दूं कि वर्ग के क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर ये होता है। तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो देखिए विकर्ण कितने दिए हैं, 2:1, ठीक है। तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1/2 गुणा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इससे तो ये कट ही गया, ये 4:1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखिए परिमिति बराबर है तो यानी इसका मतलब है कि 2πr बराबर 4 है। यहाँ से अपन r निकाल लेंगे, r कितना आ गया 2a/π, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों के क्षेत्रफल लगा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr² बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर बराबर पाई की जगह पे पाई। अभी r अपन ने निकाला है 2a/π, तो 2a/π 2 बार लिख देंगे 2a/π, और नीचे a², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a इससे कट गई, 2a यहाँ से कट गई, ठीक है। ये इस पाई से ये पाई कट गई, तो यहाँ पे बचा, देखिए क्या बचा अपना, यहाँ पे बचा 7/22, ठीक है। इसको अनुपात में लिख देंगे अपन, तो 7:22, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कि 10 और 5 विमाओं वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। देखिए ये है घनाभ, घनाभ में जो लंबी छड़ होती है वो होता है विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे इनको। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 25, सभी को जोड़ देंगे आपस में, तो ये हो गया 225, और 225 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। अब 1 से 40 के कोण को रेडियन में चेंज करना है। देखिए अगर कोई कोण रेडियन में चेंज करते हैं तो अपन π/180 का गुणा करते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो क्या करेंगे 140 गुणा π/180, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देते हैं, ये 7 बार ये 9 बार, तो आंसर कितना आएगा 7π/9, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 11 कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है एवं कुंजी है, ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा देने वाले थे रोजनबैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है, यह कथन गणित की किस प्रकृति को इंगित करता है। तो ये करता है अपना तार्किक प्रकृति को। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से 13 रेखागणित का संबंध किससे है, संख्याओं से,
प्रसार एवं विस्तार से, प्रतीक चिन्हों से एवं अंकों से। तो रेखा गणित का जो संबंध है वो है अपना प्रतीक चिन्हों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कि गणित शिक्षण में अध्ययन किया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115 कि हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है सौंदर्यात्मक, अनुशासनात्मक, सुनागरिकता एवं चित्रात्मक। तो हमारे लिए जो गणित का विशेष महत्व है वो है सुर अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा गणित की श्रेष्ठ विधि है सूत्र आधारित विधि, खेलकूद विधि, अभ्यास विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो जो रेखा गणित की विधि है वो है प्रदर्शन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक हो संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि निम्न में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक, 1 या 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने रेखागणित है प्राइमरी कक्षा उसका अनौपचारिक रेखागणित पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 119 कि एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए, काफ़ी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्ष एवं क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक है वो शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके क्या करवा सकता है? गणित अध्यापक गणना की शक्ति का विकास कर सकता है या बढ़ा सकता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं। तो मूल्यांकन के अपने 3 सोपान होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। तीनों सोपान होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला सोपान होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण। सेकंड है अपना अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी अधिगम क्रियाओं का आयोजन। और तीसरा होता है अपना मूल्यांकन करना, तीसरा होता है अपना मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे अपने 3 सोपान हो जाते हैं मूल्यांकन के। इस प्रकार यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। ऐसे मॉडल पेपर हम डेली डालते रहेंगे मैथ के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।